नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। तलाक होने के बाद फिर किसी से हुआ सच्चा प्यार। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपनी पत्नी पायल से तलाक होने के बाद मैं दिल्ली आ गया। तलाक को सिर्फ 7 महीने ही हुए थे, जिसके साथ जिंदगी भर साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसके साथ 7 जन्म रहना था, उसके साथ 7 साल भी नहीं बिता पाया। ना जाने क्या सोचकर ये तलाक बनाया गया है। अगर तलाक ना होता तो शायद बहुत से पति पत्नी अब भी साथ होते। गलतफहमियां हर रिश्ते में आती हैं, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक ही तरफ से रिश्ते का बोझ नहीं उठाया जा सकता। काश मैं और पायल वक्त रहते ये बात समझ पाते। पायल को गए सिर्फ 7 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 7 महीनों में मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि हमने बहस करने के बजाय उन वजहों पर गौर किया होता तो शायद हालात ठीक होते। मेरे लिए हमेशा सज संवर के रहने वाली पायल जब उस दिन बिना सजे सवरे इस घर की दहलीज को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, तब उसकी और ज़्यादा अहमियत समझ में आई। अपने और पायल के साथ जिए उन लम्हों को मैं कभी नहीं भूल सकता था। मैं जानता हूँ और हाँ, आज पूरी ईमानदारी से मानता हूँ कि मुझसे गलतियां हुई थी। मैं उसकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया, पर वो भी तो हर वक्त सही नहीं थी। लेकिन ये सब बातें पायल से अब कैसे कहूँ। मेरे पुराने घर में पायल हर जगह थी। ऐसा कोई पल, कोई लम्हा नहीं जाता था जो इन 7 महीनों में उसे मेरे करीब न लाया हो। मैंने जब भी कुछ अच्छा या बुरा किया, पायल मुझे मेरे सामने खड़ी नजर आई, कभी खिलखिलाती हुई, कभी नाराज होती हुई, कभी उसका रूसा करता चेहरा मेरे सामने आ जाता था। उसकी यादों से बाहर निकलना दूभर हो गया था, इसलिए मैं दिल्ली आ गया था। सोच लिया था जितना व्यस्त रहूँगा उतना ही उसे कम याद करूँगा। एक कंपनी में जॉब मिल गई है। पिछले 3 महीनों से कोशिश कर रहा था इस नौकरी के लिए, और अब देखिए, इत्तेफाक तो देखिए, आज महीने की पहली तारीख है और आज सोमवार भी है। पायल हमेशा सोमवार को व्रत रखती थी। महादेव में बहुत आस्था थी उसकी इसी आस्था को बरकरार रखने के लिए मैंने 2 ओम के लॉकेट बनवाए थे, जिसमें से एक उसके गले में था और एक मेरे गले में। मैं मेट्रो पकड़कर ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में मुझे नए पुराने लोगों से परिचित कराया गया। कुछ सप्ताह अपने काम को जानने पूछने में ही निकल गए। ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा था। हमेशा प्रोत्साहन देने वाले लोग मिले। कुछ लोग अपवाद होते हैं जो दूसरों की कामयाबी से जलते हैं, लेकिन दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। बस एक सही नज़र चाहिए। लोगों की पहचान करने की लगभग 6 महीने बिता लेने के बाद ऑफिस का काम और वहाँ के माहौल में मैंने खुद को बहुत अच्छे से ढाल लिया था। मेरे शांत और कम बोलने के स्वभाव की वजह से ऑफिस में मेरे दोस्तों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। वैसे मैंने खुद को कितना भी अच्छे से ऑफिस के काम में ढाला हो, लेकिन मेरी बॉस नीलिमा राठौर हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेती थी। 6 महीने तक भी मुझे नीलिमा मैम का किरदार समझ नहीं आया था। नीलिमा इंडस्ट्रीज़ का मार्केट में बड़ा नाम बड़े आदर से लिया जाता है। बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से एक है नीलिमा इंडस्ट्रीज़, लेकिन नीलिमा मैम का पारा बिजनेस की ऊंचाइयों की तरह ही ऊंचा रहता है। पर सही बात तो ये भी है कि जब बॉस मेहनती होगा तो बिजनेस भी शिखर पर होगा ही।
हालांकि नीलिमा मैम अपने कर्मचारियों को अच्छी खासी तनख्वाह और बोनस वक्त पर देती हैं। कुछ वजहें थी जो मेरी दिलचस्पी नीलिमा मैम में बढ़ा रही थी। ऊपर से तो सख्त महिला थी, पर वक्त बेवक्त अपने वर्कर्स के साथ उनकी हर छोटी बड़ी खुशियों में शामिल हो जाती थी। अपने हर वर्कर का उसकी तकलीफ में साथ देती थी। लगता नहीं था कि अरबों रुपया कमाने वाली महिला भी खुशियों की भूखी थी। वो हमेशा अपनी कंपनी के वर्कर्स का पूरा ध्यान रखती थी। मेरा ध्यान काम से ज़्यादा नीलिमा मैम पर रहता था। उस दिन मैं, राहुल, दिव्या और शर्मा जी कॉफ़ी का मग पकड़े हुए गप्पे मार रहे थे। तभी मैंने दिव्या को छेड़ते हुए कहा, तू भी मेहनत कर ले, नीलिमा मैम की तरह नाम कमाएगी। दिव्या तपाक से बोली, हाँ तू करता है ना मेहनत, फिर नीलिमा मैम तेरी तारीफ में कसीदे पढ़ती हैं, हमें ऑफिस से यहाँ तक सुनाई देता है। हम चारों ठहाके लगा के हंस पड़े। 1 साल के बाद पहली बार थोड़ी सी हंसी मेरे चेहरे पे ना जाने कहाँ से चली आई थी। अचानक नीलिमा मैम का उनके कैबिन से निकलना हुआ। हम थोड़ा सहम गए, लेकिन मैम चली गई। मैंने फिर दिव्या से कहा, लोग चाहे कुछ भी कहें, अपनी नीलिमा मैम बहुत अच्छी हैं। वो जिस तरह से हम सब लोगों का ख्याल रखती हैं, उससे तो उन्हें सलाम करने का मन करता है। मैम ऊपर से सख्त हैं, लेकिन दिल की बहुत साफ हैं। उनका स्वभाव अच्छा है। नीलिमा मैम गैलरी में खड़ी खड़ी मेरी बातें सुन रही थी। ये बात उन्होंने मुझे बाद में बताई। दिव्या फिर मुझे छेड़ते हुए बोली, वैसे तो सही कह रहा है यार, तू 35 का, मैम 31 की, तुम दोनों की जोड़ी बहुत जचेगी। मैंने दिव्या के सर पे हौले से हाथ पटकते हुए कहा, कुछ भी बोलती है, वो मेरी मैम है। दिव्या बोली, तुम दोनों की शादी के बाद भी वो तेरी मैम ही रहेंगी। शादी का नाम सुनते ही मुझे मेरे अतीत की याद आ गई। मैं फिर से अपने अतीत में पहुंच गया, जहां कभी मैं और मेरी पत्नी पायल रहा करते थे। दिव्या मेरे बदलते हाव भाव को देखकर बोली, यार मैं तो मजाक कर रही थी, तू इतना सीरियस क्यों हो गया। मैं बिना कुछ बोले अपनी जगह वापस आकर बैठ गया और अपने ऑफिस का काम करने लगा। ऑफिस के जितने भी कर्मचारी थे वो सब मैम के रुपयों के पीछे मरते थे, और मैम तो वैसे ही भला की खूबसूरत थी। हर रोज उनको सोचकर ना जाने कितने आशिक घायल हुआ करते थे। एक शायर खूबसूरती की जितनी भी कल्पना कर सकता था, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी नीलिमा मैम। लेकिन मेरे मन में ऐसे कोई विचार कभी आए ही नहीं। दिल्ली के बाद नीलिमा मैम अपने बिजनेस को अब कोलकाता में फैलाना चाहती थी। कोलकाता बड़ा ही अद्भुत शहर है। यहाँ आकर सच में आनंद की अनुभूति होती है। शायद इसीलिए इसे आनंद का शहर भी कहा गया है, सिटी ऑफ जॉय। पायल अक्सर कहती थी कि वो कोलकाता में अच्छा खासा वक्त बिताना चाहती है, लेकिन मेरे काम ने ना जाने उसके कितने ही अरमानों पर पानी फेरा था। वो मेरे साथ भारत की हर संस्कृति को जानना चाहती थी। कहती थी कि तुम अच्छे रुपये कमाने लगो, फिर हम भारत घूमो मिशन पर लग जाएंगे। सारा भारत घूमने के बाद मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा खासा वक्त बिताना चाहती हूँ, और वो भी कोलकाता में बिताऊंगी। पर ये सब ख्याल ही रहे।
मैं उसकी भावनाओं को उतने अच्छे से कभी समझ ही नहीं पाया। शायद वो रिश्ता सबसे ज़्यादा बेजान मेरी ही वजह से हुआ। मैं गुनहगार था पायल का। 13 महीने में ये दूसरा फरवरी था जो उसके बिना था। 7 फरवरी हमारी शादी की सालगिरह का दिन है। अगर आज वो 7 होती तो 7वीं सालगिरह का केक काट रहे होते। पायल तो मेरी दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। हर एक बंधन, हर एक रिश्ता तोड़ लिया था। पिछले 13 महीनों में सिर्फ 13 ईमेल के जरिए बात हुई। सिर्फ 13 ईमेल। वो लड़की जिसे मुझसे घंटों बात करने से फुर्सत नहीं मिलती थी। पिछले 13 महीनों में सिर्फ 13 ईमेल मिले। नीलिमा मैम कोलकाता में अपनी बिजनेस की नींव स्थापित करने में जुट गई। 20 दिन कोलकाता में और 10 दिन दिल्ली में रहने लगी। ऐसे व्यस्त रहते मैम ने 3 महीने निकाल दिए। काम का प्रेशर इतना लिया कि उनकी तबीयत खराब हो गई। परसों 5 जून को नीलिमा मैम का जन्मदिन है और आज उनकी तबीयत खराब हो गई। मैं अपने कैबिन में बैठा बैठा अपना काम कर रहा था। तभी बॉस की सेक्रेटरी अर्पणा आई मेरे पास और एक फाइल देते हुए बोली, ये बंसल ग्रुप की फाइल है। मैम ने बोला है कि इसे कल तक पूरा करके उनके घर दे आना। मैंने फाइल को अपने हाथ में लिया और 2 बजे से उसे पूरा करने में जुट गया। 7 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, लेकिन मैं 8:30 बजे तक किसी दिहाड़ी मजदूर की तरह आज का काम पूरा करने में जुटा रहा। रात के 9 बज चुके थे और मैं नीलिमा मैम के घर के बाहर खड़ा था। उनके नौकर ने दरवाज़ा खोला। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। मुझे वहीं बुला लिया। मैम ने मुझसे फाइल लेते हुए सोफे पे बैठने को कहा। मैं झेप गया और सोफे पे बैठ गया। मैम ने फाइल देखी और अचंभित होते हुए बोली, 2 दिन का काम एक ही दिन में खत्म कर दिया। कल कहीं छुट्टी पर जा रहे हो क्या? मैं बोला, नहीं मैम, घर जाने की जल्दी नहीं होती। घर जाके करता भी क्या, इसीलिए सोचा कि आज काम ही पूरा कर लूं। मैम ने पूछा, घर जाने की जल्दी क्यों नहीं होती? घर पे कौन कौन है? मैंने जवाब देते हुए कहा, मैं अकेला ही हूँ। माँ पापा एक एक्सीडेंट में नहीं रहे। मैम ने सॉरी बोला, लेकिन मैंने मुस्कुरा के उनका सॉरी स्वीकार कर लिया। मैम ने फिर पूछा कि घर कितने बजे तक पहुंचोगे? मैंने कहा कि मैं 10 बजे तक घर पहुंचूंगा। मैम ने फिर पूछा, इतनी देर से घर पहुंचोगे तो खाना कहाँ खाओगे? मैंने कहा, घर जाऊंगा, बनाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैम का स्वभाव बहुत अच्छा है। उन्होंने तुरंत अपने नौकरों को आवाज़ दी और टेबल पर खाना लगाने को कहा। मैं ना करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही मैम बोल पड़ी कि मना करने की सोचना भी मत। हम लोग खाने की मेज पर पहुंच गए। मैम मेरे सामने बैठी थी। लाल साड़ी में मैम बहुत खूबसूरत लग रही थी। भगवान ने मैम को सच में बहुत फुर्सत से बनाया होगा। मैम की नीली आंखें उनकी आंखों को ढकती, उनकी जुल्फों की लटें गुलाब की पंखुड़ियों की तरह उनके होठ और सुरीली आवाज़ सादगी में भी बहुत ही खूबसूरत लगती थी वो। मेरी नज़रें मैम के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। तभी मैम के कंगन की खनक मेरे कानों में पड़ी। मैम मेरी तरफ देखते हुए बोली, कहाँ खो गए? खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। जब भी कभी खाने से ध्यान हटाता तो पायल अक्सर यही शब्द कहा करती थी जो आज मैम ने कहे थे।
क्योंकि उस वक्त मेरा ध्यान पायल के चेहरे पर होता था। लगभग 10 महीने बाद ये पहली बार था जब नीलिमा मैम मुझ पे गुस्सा नहीं हो रही थी। 31 साल की उम्र थी पर अभी भी 20-22 साल की लड़की की तरह दिखती थी। हमने साथ में खाना खाया और पहली बार काम से अलग मसलों पर भी बात की। उनसे बात करने के बाद मैं समझ गया कि उनका गुस्सा सिर्फ बाहरी है, अंदर से वो एक बेहद अच्छी शख्सियत है। मैंने खाना खत्म कर लिया लेकिन मेरी नज़रें मैम से एक पल के लिए भी नहीं हटी। मैम की तबीयत खराब थी, इसलिए खाने के बाद मैं उन्हें उनके बेडरूम तक छोड़ आया। उन्होंने कहा भी कि वो सब संभाल लेंगी, लेकिन मैंने नहीं सुनी और उनको गुड नाइट बोलकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मैं पूरे रास्ते भर मैम का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों से होकर मेरे ख्यालों तक मेरे दिल को धड़काता रहा। उस रात के बाद मैम और मेरे बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। उस दिन बंसल ग्रुप की फाइल देने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फाइल के साथ मोहब्बत की अर्जी भी दे आया था। मैम ने मुझ पे गुस्सा होना थोड़ा कम कर दिया और बदले में मैं भी उनकी तारीफ कर दिया करता कि मैम आज आप नीली साड़ी में भला की खूबसूरत लग रही हो, तो कभी कहता कि चांद शायद महीने के आधे दिन इसीलिए छुपा रहता है क्योंकि वो खुद से ज़्यादा हसीन शख्स को देख के जलता है। मैम की तारीफ के बदले मुझे बेहद खूबसूरत मुस्कान से शुक्रिया मिल जाता। उस शाम को 6 बजे मुझे नीलिमा मैम का फ़ोन आया कि मैं तुरंत उनके कैबिन में पहुंचूं। मैं हड़बड़ाहट में उनके कैबिन में पहुंचा और पूछा, क्या हुआ मैम? मैम ने मुझे एक लिफाफा देते हुए कहा, इस कंपनी से आपकी छुट्टी की जाती है, आपको आपके काम से हटाया जाता है। मैंने बिना कुछ कहे कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला। उसको देखकर मैं सन रह गया। उस लिफाफे में मेरा प्रमोशन लेटर था। मुझे असिस्टेंट जूनियर मैनेजर बनाया गया था। मैं कुछ कहता इससे पहले मैम बोली, तुम्हें ये पोस्ट कोलकाता भेजेगी। उम्मीद करती हूँ जो काम यहाँ किया है वही जज्बा तुम वहाँ भी बरकरार रखोगे, वहाँ मन लगाकर काम करोगे। नई पोस्ट मुबारक हो, ऑल द बेस्ट। 5 जनवरी को मैं कोलकाता के ऑफिस में था। इत्तेफाक से मैं और नीलिमा मैम साथ ही गए थे। नीलिमा मैम ने मुझे एक लिस्ट देते हुए कहा, तुम्हें इन 10 लोगों के साथ मिलकर काम करना है, ये सब तुम्हारी टीम का हिस्सा बनेंगे। मैम अपने कैबिन में चली गई और मैं अपने कैबिन में आ गया। मैंने लिस्ट में लिखे नामों को पढ़ा। 10वां नाम लिस्ट में देख के मैं चौंक गया। मेरी भूतपूर्व पत्नी का नाम था पायल मुखर्जी। मैंने सबको अपने कैबिन में बुलाया। 2 सालों के बाद मुझे अपने सामने खड़े देखकर वो चौंक गई थी और सहज भी महसूस नहीं कर रही थी। शायद मैं भी असहज महसूस कर रहा था। मैं उन 10 लोगों से परिचित करता रहा मगर मेरी नज़रें पायल पर ही टिकी रहीं। आज इसे इतने करीब देखकर मैं बहुत खुश हुआ। उसके गले में मेरा दिया हुआ लॉकेट अभी भी था। नीली और काली रंग की साड़ी में वो दिलकश लग रही थी। उसकी आंखों में एक शून्यता थी। तभी मैम आ गई। मेरे कैबिन में एक लहंगा पहन रखा था। अपनी दोस्त की शादी में शामिल होने जा रही थी। मैं उनको देखता ही रह गया। 37 का होते होते मैं इन सब बातों को समझने लगा था। मैम कहीं ना कहीं मुझे पसंद करने लगी थी। मैम को मैंने कभी बताया ही नहीं कि मैं तलाकशुदा हूँ। अगर उनको बता भी देता
तब भी मेरे हिसाब से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना उनको समझा था उसके हिसाब से उनके लिए ये कतई मायने नहीं रखता था कि मैं क्या हूँ। मैम खूबसूरत हैं, समझदार हैं और कामयाब भी हैं, पर मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। अचानक मैम का मोबाइल बज उठा। मेरे ही केबिन में छूट गया था। मैंने फुर्ती में उनका मोबाइल उठाया और केबिन से बाहर आया और मैम को आवाज़ देकर उनका मोबाइल उनको वापस कर दिया। मैम ने मुझे देखा और फिर मुझ पे नज़रें गड़ाते हुए बोली, एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें वहाँ पर अच्छा लगेगा। मैंने पायल की तरफ देखा, वो उखड़ी उखड़ी बैठी थी। मैंने बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला दिया। मैं और नीलिमा मैम जब शादी में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे तब मैंने उन्हें खुल के हंसते हुए देखा। पता ही नहीं चला कि कब नीलिमा मैम मेरे दिल में घर करने लगी थी। एक इंसान को और क्या चाहिए अगर उसे एक बेहतर जीवन साथी मिल जाए, उसे समझदार जीवन साथी मिले। पति पत्नी का रिश्ता शायद इसीलिए सबसे ज़्यादा खास माना गया है कि एक बार रिश्तेदार, नातेदार, भाई बहन, आपका प्रेमी, आपके सब अपने आपका साथ छोड़ देंगे, मगर तब भी आपके साथ जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी वो आपकी पत्नी ही होगी। इसीलिए औरत को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। मैं मैम को पसंद करने लगा था, वो मुझे अच्छी लगती थी। मेरे और मैम के बीच पनपती नज़दीकियों से पायल कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान थी। वो कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगी थी। हालांकि वो कहती कुछ नहीं थी, लेकिन आंखों से सब दिखता है, सब समझ में आता था। नीलिमा मैम ने मुझे कई बार जताया कि मैं उनसे अपने दिल की बात कहूँ। उन्होंने कई बार कहा, एक औरत सब समझ जाती है, लेकिन कुछ बातें वो सिर्फ सुनना पसंद करती है, बशर्ते मर्द उनसे अपने मन की बात कह पाए। मैं कुछ भी नहीं कहता। शायद मैम ये बात जान चुकी थी कि पहला कदम उन्हें ही उठाना पड़ेगा। मैं उनसे कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। जब मैम मेरे करीब आना चाहती, अपने होने का हक जताने लगती, पायल के मन के किसी कोने में एक जलन होने लगती। 20 दिन तक पायल बहुत जली, पर 21वें दिन से उसने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। वो अपने काम में सामान्य हो गई। उसकी चुप्पी मुझे खटक गई थी। फरवरी का महीना शुरू हो गया। एक बार फिर से 7 फरवरी आने वाला था। आज पहली तारीख थी। मुझसे पायल की चुप्पी सहन नहीं हो रही थी, इसीलिए गुस्सा काम पर निकालने लगा। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने में लग गया। देर रात तक काम करना और ऑफिस में जल्दी आना। 5 दिन में ही इतना असर पड़ा कि मेरी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। मैं पायल को एक फ़ाइल देने गया तो थकावट और कमजोरी की वजह से वहीं गिरते गिरते बचा। वो एकदम से मुझे संभालने के लिए उठी और मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। मुझे सहारा देते हुए मेरे केबिन तक आ गई। पीछे से नीलिमा मैम दौड़ती हुई आई और मुझे सोफे पे बिठाते हुए बोली, इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? कोई बात है तो मुझे बताओ। तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई तुम्हारी ये खबर सुन के। पायल वहीं खड़ी थी और सवालिया नज़रों से मुझे देख रही थी, मगर मैं कुछ नहीं बोला, बस चुप रहना चाहता था। नीलिमा मैम फिर से बोली, तुम हिम्मत नहीं कर सके, लेकिन मैं कहती हूँ, हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
तुम एक साफ दिल इंसान हो, कोई मैल नहीं है तुम्हारे मन में। मैं सिर्फ तुम्हारे काम की ही मालकिन नहीं बनी रहना चाहती, तुम्हारी जिंदगी की भी मालकिन बनना चाहती हूँ। जानती हूँ कि तुम कम बोलते हो, अपने काम से काम रखते हो। साल भर से ज़्यादा बीत चुका है, पर आज भी वैसे ही हो जैसे पहली बार मिले थे। इतना कह के मैं मेरे सिरहाने बैठ गई और मेरा सर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। पायल अवाक खड़ी थी। गुस्सा, मायूसी, नाराजगी, नफरत, अपनापन, अलगाव, बिछड़न, संवेदनहीन घृणा और न जाने क्या क्या, जितने भी हाव भाव और संवेदनाएं हो सकती थी, सब पायल के चेहरे पर झलक रही थी। पायल पलट के चलने लगी, मगर उसने अपने लबों से एक लफ्ज तक नहीं कहा। मैं उठा और पायल का हाथ पकड़ लिया। उसने गुस्से से मेरा हाथ झटक दिया, लेकिन मेरी पकड़ मजबूत थी। उसका हाथ अभी भी मेरे हाथ में था। मैंने पायल को अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पायल, जब से तुम मेरी जिंदगी से गई, मेरी सारी खुशियां ही चली गईं। आज जब तुम मेरे सामने हो तो मुझे सब ठीक लग रहा है। तुमने जब मुझ पे ध्यान देना बंद किया तो मैंने अपनी ये हालत जानबूझकर कर ली। तुम्हारे बिना ये जिंदगी किसी सजा सी लगती है। इन 2 सालों में बहुत तड़पा हूँ। हमेशा सोने से पहले और जागने के बाद दिल से अगर कुछ निकला तो तुम्हारी सलामती की दुआ निकली, तुम्हारी खुशियाँ मांगी। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई, बहुत ठेस पहुँचाई है तुम्हारे दिल को। मैं अपने गुनाहों के लिए शायद माफ़ी का भी हकदार नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका तो दे दो। तुम साथ होती थी तो घर घर लगता था। अब खुद को कैद पाता हूँ। सच कहूँ तो अब जीने का भी मन नहीं करता। पायल, तुम्हारे सिवा मैं किसी और को प्यार कर ही नहीं सकता। सिर्फ दिल ही नहीं, अपनी सांसें, अपना वजूद, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। तुम्हारा मुझ पे हमेशा हक रहेगा। तुम मुझसे लड़ लेना, मुझसे झगड़ लेना, लेकिन हमेशा मेरे पास रहना। दिन भर गुस्सा रहना, लेकिन रात को सोने से पहले एक दूसरे को मना लिया करेंगे। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन ये सच है, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से प्यार किया है। अगर मरने के बाद भी कोई दुनिया होती होगी तो वहाँ भी तुम्हें बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत करूँगा। मैं रोते हुए बोलता ही जा रहा था, वो सिर्फ सुन रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बहे जा रहे थे। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं 5 महीनों से जानता हूँ कि मैं मुझे पसंद करती हैं। मैंने इनकी आंखें पढ़ ली थी, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें सच बताने की। जब मेरे खुद के दिल को चोट लगी तो जीना भूल गया हूँ, फिर इन्हें तकलीफ़ कैसे देता। पायल, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को प्यार कर ही नहीं सकता। तुम मेरे साथ कोलकाता में रहना चाहती थी, अब मैं तुम्हारे साथ कोलकाता में जीना चाहता हूँ। पायल की आंखों ने जवाब दे दिया था। वो भी कब से यही सुनना चाहती थी। मुझे और नीलिमा मैम को कैबिन में छोड़कर ही वो रोते हुए कैबिन से बाहर आ गई। अब कैबिन में सिर्फ मैं और नीलिमा मैम थे। मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वो मेरे पास आई और बोली, तुम्हारे साथ तो मैं एक जन्म तो क्या हर जन्म बिताना चाहती हूँ, लेकिन ये सब जानने के बाद भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं जान गई हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ पायल को चाहते हो। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी खुशियों से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
बस दुआ है कि मुझसे ये जो भी रिश्ता है उसे हमेशा बरकरार रखना। हम एक अच्छे दोस्त बनकर तो हमेशा रह सकते हैं, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे पति जरूर बनना। इतना कह के वो मुझसे कस के लिपट कर रोने लगी। बहुत देर तक मुझसे यूं ही लिपटी रही। फिर उन्होंने खुद को संभाला और अपने बैग से एक मंगलसूत्र निकाला। मंगलसूत्र मुझे देते हुए बोली, ये लो, अपनी पायल को पहना दो। हमारी शादी के लिए बनवा रखा था, पर इसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत पायल को है। मैं उसकी खुशियों के बीच नहीं आ सकती। मैंने इस बार कसके नीलिमा मैम को अपने गले लगा लिया और उनका शुक्रिया अदा किया। वो अपनी भी आंखों से आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा दी। मैंने वो मंगलसूत्र लिया और पायल के पास पहुंचा। वो मुझसे लिपटकर खूब रोई और रोते हुए ही बोली, मुझे नहीं अच्छा लगा जब तुम पे किसी और ने हक जताया। तलाक लेना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतना तड़पोगे। तुम्हारे बिना मैं कैसे रही हूँ बता भी नहीं सकती। आज जब नीलिमा ने तुम पे हक जताया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, दिल बहुत दुखा। मुझे माफ़ कर दो कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हुई। एक जन्म तो क्या, हर जन्म में सिर्फ तुम्हें ही अपने पति के रूप में चाहूँगी। जो भी खुशियाँ मुझे मिले सब तुमसे होकर मुझ तक आए। पायल बोले ही जा रही थी। मैंने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। इससे बेहतर तरीके से उसे चुप नहीं करा सकता था। मैंने उसको कस के गले से लगा लिया और बिछड़ाव की सारी तकलीफ आंसुओं के जरिए बहा दी। तभी मेरे फ़ोन में एक ईमेल आया। नीलिमा मैम का ईमेल था। उसमें लिखा था, मैं अपने हिस्से की खुशियाँ तो तुमसे नहीं मांग सकती, लेकिन अपनी वजह से तुम्हें कुछ खुशियाँ देना चाहती हूँ। 7 दिन के लिए तुम दोनों को स्विट्ज़रलैंड भेज रही हूँ। खुश रहो तुम दोनों। तुम्हारी दोस्त की तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझ लेना, इनकार मत करना। तुम्हारी नीलिमा। मैंने पायल को और कस के अपनी बाहों में थाम लिया और जेब से मंगलसूत्र निकालकर पायल को पहना दिया। 7 फरवरी को फिर से खुश रहने की वजह मिल गई थी। एक बार फिर से मोहब्बत के सप्ताह की शुरुआत होने वाली थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।